दिवाली तो ठीक है अभी, ठीक है। अरे ये गाबा सर, कई बार आपने अपने पिक के दौरान सेफ्टी 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 मेंशन करा और जाते जाते कहा आज सेफ्टी जरूरी है, ऐसे क्यों एम्फसाइज करा, क्या हो गया? हो सकता है जब तक परसों, जैसे बताया ना कि अनुज ने बताया कि कल देखेंगे, ऐलान के बाद करना चाहिए, तो इंटरडे तो करेंगे करेंगे, लेकिन रेसिलियंस होना चाहिए स्टॉक में, बस इसलिए मैं सेफ्टी ढूंढा और कुछ नहीं। सेफ होना ज्यादा जरूरी है क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है, बस। तो वो तो वैसे खैर। मैंने सुना कि हाँ। कल करवा चौथ में जियो मॉल खुला। हाँ। अगर नहीं होता तो आप चले जाते शॉपिंग के लिए, मैंने सुना है ऐसा, ये उड़ती उड़ती खबर आई है, बात पक्की है। ये आपसे कल पूछ रहा फिल्म है। स्टार्स के लिए था, आज ये टीवी आपसे स्टार्स नहीं पर। आशीष, ये कहावत सर आपसे पूछ रहे हैं। मैं तो जाता ही नहीं हूं, मैं अनकंफर्टेबल सा फील करता हूं इतने लग्जरी फॉर्मेट्स में। और वीरू ने तो दाम बढ़ा दिए गोल्ड के, गए परसों गए थे। है ये किसी और की बैटिंग कोई और खेल रहा है, चलिए अच्छा। ठीक है, ये कहानी हो गई आज के टॉप कॉल्स की। अब जरा हर्षदा भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही, काफी ग्राउंड कवर करना है भाई। कल जितने निफ्टी के नंबर्स आने थे, 3 आने थे, तीनों बाजार बंद होने के बाद आए, तो तीनों इंपॉर्टेंट है, अलग अलग डिस्कस करने की जरूरत। और सबसे इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट के लिहाज से, वेटेज के लिहाज से, लार्सन एंड टूब्रो। हर्षदा, ये डिटेल में ये रिजल्ट्स कैसे रहे, ऑर्डर बुक कैसी, मैनेजमेंट कमेंट्री, क्या कहानी, कैसे लगे ये नंबर्स? नंबर्स अच्छे हैं आशीष। बेसिक नंबर्स के साथ शुरुआत करते हैं। मुनाफे में करीब करीब 44.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। 3,222 करोड़ का आंकड़ा हमारी उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। वहीं अगर आप रेवेन्यू के फ्रंट पर देखें तो 19% तक की ग्रोथ है। 51,000 करोड़ का यह आंकड़ा निकल कर आया है, जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50,200 करोड़ ही कंपनी डिलीवर कर पाएगी। बिट्टा में भी 15% का इंप्रूवमेंट, ये भी एक बीट है। 5,332 करोड़ का जो आंकड़ा कंपनी ने पेश किया है। और मार्जिन इस क्वार्टर में अनुमान था कि 11% से करीब 10.5% पर आएंगे, लेकिन कंपनी ने मार्जिन करीब आधा बेसिस पॉइंट या फिर 50 बेसिस पॉइंट इंप्रूव करके दिखाए हैं, तो वो अच्छी बात है। अब आते हैं ऑर्डर विंस पर। तो कंपनी के हाथ में करीब करीब ग्रुप लेवल पर सेकंड क्वार्टर में 89,153 करोड़ के ऑर्डर हाथ लगे हैं, यानी कि पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 72% ज्यादा ऑर्डर इनटेक आती हुई दिखाई दी है। जिसमें से इंटरनेशनल ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे वो 59,687 करोड़ की है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर 30 सितंबर के अंत तक करीब 5.5 लाख करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी के हाथ में है। यह है फिलहाल Q2 का ऑर्डर वाला अपडेट। अब इंटरनेशनल ऑर्डर्स का इस पर्टिकुलर बुक में करीब 35% तक का शेयर है। अब आते हैं कि कंपनी ने गाइडेंस क्या दी है। FY24 में कंपनी ने कहा है कि 10 to 12% ऑर्डर इनफ्लो ये उम्मीद कर रहे हैं आएगा। रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 12 से 15% की है, जिससे और भी बेहतर करने की पूरी क्षमता है। इस समय कॉन्फिडेंट है कि आउट परफॉर्म करेंगे इस गाइडेंस को। मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा जैसे जैसे ओल्ड लेगेसी ऑर्डर्स वो एग्जॉस्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसा कुछ हिंट आ रहा है कि जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं उनमें ज्यादा बेहतर मार्जिन दरअसल कंपनी के हाथ में है। साथ ही साथ जो गजा में यहाँ पर जंग छिड़ी है उस पर इन्होंने साफ कमेंट्री की है कि इसका कोई इंपैक्ट इंटरनेशनल ऑर्डर्स पर नहीं बन रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट दरअसल स्टेटमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। डोमेस्टिक ऑर्डर्स उनको लग रहा है अगले 3 से 4 महीनों में अच्छा खासा पिकअप उसमें जारी रहेगा। तो कमेंट्री बहुत ही मजबूत है। गाइडेंस को बेटर करने की पूरी कॉन्फिडेंस कंपनी में आई है। और ऑफ कोर्स सेकंड क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस तो है ही। ठीक बात, नतीजे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ इफ्स एंड बट्स तो है ही है। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एक्रीशन 89,000 करोड़ रुपीस का, और उस ऑर्डर एक्रीशन के बाद मैनेजमेंट कहता है जो FY24 के टारगेट दिए थे उससे बेहतर करके दिखाएंगे। पर 11.5 के मार्जिन घट के हो गए 11 पे, और मैनेजमेंट कर रहा है यहां से मार्जिन और दबाव में आएंगे, शायद 8.5 से 9% तक गिरते हुए नजर आए। तो ये कहानी थोड़ी सी इफ्स एंड बट्स वाली हो गई, लेकिन बढ़िया स्टॉक रहा है और बढ़िया मोमेंटम कैपिटल गुड स्पेस में हमने चतुर्मोदा साहब के साथ राइड कर रखा है। तो आशीष जी, लार्सन एंड टूब्रो ऑफ हाइस थोड़ा सा ट्रेड कर रहा है, क्या व्यू बन रहा है? अच्छा, अपनी फंडा के साथ साथ टेक्निकल हैट दोनों पहन के बताओ, आज के पर्सपेक्टिव से और एक्यूमुलेशन के लिहाज से क्या व्यू बन रहा है? तो आशीष जी, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्लेस स्टॉक है पूरे केपेक्स साइकिल को प्ले करने के लिए। ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है और देखिए मार्जिन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट इधर उधर हो सकती है, बट इंपॉर्टेंट है ऑर्डर बुक। और अगर से इस ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन होता है तो टॉप लाइन ग्रोथ काफी स्ट्रांग आएगी। और हमें लगता है कि आप इसको एक और चीज से कंपेयर हमें करना पड़ेगा कि L&T का कंपेरिजन जब हम दूसरे MNC कैपिटल गुड्स कंपनीज के सामने देख रहे हैं तो यहाँ पे भी रिलेटिवली एक बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस
L&T कंसिस्टेंटली दे रहा है। और मेरे हिसाब से जो डिप आई है जहां पर स्टॉक 3150 से ऑलमोस्ट 3000 की 2900 की ट्रेजेक्टरी में आया है, ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जहां पर एक लॉन्ग पोजीशन के तौर पर इसको देखना चाहिए। और मेरे हिसाब से 2850 और 2900 का जो जोन है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरफ काम करेगा। और हम तो इवेंचुअली मानते हैं कि स्टॉक 3300-3400 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ नजर आता है। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप का एक परफेक्ट कैंडिडेट कैपिटल गुड्स में लास्ट एंड ऊपर नजर आता है। डिप्स का परफेक्ट कैंडिडेट 3300-3400 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ आज देखना होगा। हम लोगों ने बिग स्टॉक में ब्यूटीफुली डिस्कस भी कर रखा है। आज की चाल वॉच आउट करने की जरूरत। सब कुछ अच्छा होगा लेकिन इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं इस नंबर के साथ। ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं वो अपडेट्स भी साथ साथ चलते हुए। तो ये हो गया L&T पे पूरा डिटेल्ड कवरेज। अब दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी मूव करते हैं, भारती एयरटेल। बाजार बंद होने के जस्ट बाद ही वो कल नंबर्स आए। हर्षदा कैसे लग रहे हैं नंबर्स? नंबर्स पर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है आशीष। नेट प्रॉफिट में करीब करीब 32% तक का प्रेशर देखने को मिला है। ये आंकड़ा इनफैक्ट 1341 करोड़ पर आया। रेवेन्यू फ्लैट है, 1% का डिप देखने को मिल रहा है। इबिटा लेवल पर 665 करोड़ कंपनी ने किया है डिलीवर। मार्जिन्स हल्के से इंप्रूव जरूर हुए हैं, 53.1% के आसपास आए हैं। लेकिन अगर आप आरपू का फिगर देखें, ये 203 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है वर्सेस 190 जो पिछले साल क्वार्टर में था। इनफैक्ट Q1 में भी हमने देखा था 200 के ऊपर के आरपूज निकले थे, तो उस पर ज्यादा बिल्ड कंपनी नहीं कर पाई है। 203 पर ये स्टेडी दिखाई दे रहे हैं। अब कंपनी साफ कहती है कि दरअसल इंडिया मोबाइल परफॉर्मेंस जो है वो कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। इंडिया मोबाइल रेवेन्यू सिर्फ 2.5% ही बढ़कर आया है, जहां पर अनुमान 3 से 3.2% के आसपास का था। तो वहां पर एक मिस है। दूसरी तरफ हम सब जानते हैं नाइजीरिया में इनके अच्छे खासे ऑपरेशंस है। अफ्रीका का अच्छा खासा रेवेन्यू चंक वहीं से आता है, तो वहां पर डिक्लाइन देखने को मिला है 9% का। और यहाँ पर नायरा जो नाइजीरियन करेंसी है वो डिवैल्यू हुई है, तो उसका ज्यादा इंपैक्ट बनता दिखाई दिया है। ओवरऑल इसीलिए कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 1.1% का डिक्लाइन दिखा रहा है। एक्सपेक्टेशन था डिक्लाइन का, लेकिन 0.8% तक के डिक्लाइन की तैयारी बाजार कर रहा था। ओके, भारतीय एयरटेल। पता था अफ्रीका के धंधे का अपडेट आ चुका था। जो नहीं पता था वो इंडिया बिजनेस था, और एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ठंडा वो इंडिया बिजनेस अपडेट भी आता हुआ। तो ये दिक्कत की बात। मानस, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड भारतीय एयरटेल? टेक फंडामेंटली जो टारगेट्स है वो तो तमाम दिग्गज ब्रोकरेजेस आपकी स्क्रीन पे दिखाई दिया हमने, क्या लेवल्स मेंशन हो रहे हैं, लेकिन आज चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? देखिए, भारतीय एयरटेल 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज की रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट है। तो ध्यान रखिए, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको 909 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। उसके नीचे गिरावट बढ़ेगी तो कम से कम 890 तक के भाव देखने को मिलेंगे। और फ्रेश खरीदारी केवल 20 डे मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट के ऊपर करेंगे। तो खरीदारी केवल 930 के ऊपर करनी है, लेकिन अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 909 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। हाँ, 909 का स्टॉप लॉस इन केस आप लॉन्ग्स कंटिन्यू कर रहे हो भारतीय एयरटेल पे। आइए भाई, तीसरा इंपॉर्टेंट निफ्टी का नंबर था, वो था टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। पोल तो अच्छा ही नंबर थ्रो अप कर रहा था, किस हद तक डिलीवर कर पाए? अच्छा परफॉर्मेंस आया है। 328 करोड़ के प्रॉफिट के सामने कंपनी ने 359 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट का आंकड़ा दिखाया है। रेवेन्यू के फ्रंट पर करीब 11% तक की ग्रोथ है। 3734 करोड़ ये कंपनी ने डिलीवर किया है। 3725 करोड़ का अनुमान था, तो इनलाइन और हल्का सा ऊपर। इबिटा लेवल पर 24% तक का इजाफा है। 525 करोड़ का अनुमान था इबिटा में, 537 करोड़ के करीब ये नंबर आया है। मार्जिन्स में आप देखिए क्या स्केल देखने को मिला है। 13% के मार्जिन्स 14.4% पर आ खड़े हुए हैं। एक्सपेक्टेशन था 14.1% का मार्जिन कंपनी डिलीवर करेगी। अब आप देखिए ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ क्या है। इंडिया की ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ 11% पर आई है, जहां पर अनुमान 10 से 12% पर था, तो बीचों बीच वो घरेलू ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप देखिएगा कि फूड बिजनेस में 16% तक की ग्रोथ है। हायर एंड के अनुमान को ये मीट कर रहे हैं। बेवरेजेस सेगमेंट में 8% की ग्रोथ है, 7 to 9% का अनुमान था, तो बीचों बीच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस वो डिलीवरी आती हुई दिखाई दी है। अच्छा, कंपनी ने कहा है कि 39% तक की रेवेन्यू ग्रोथ टाटा सोलफुल, संपन्न और नरिश्को की तरफ से आती हुई दिखाई दी है। नरिश्को अकेले 25% तक की ग्रोथ दिखा रहा है, तो नंबर्स इनफैक्ट काफी रोबस्ट है। एक अच्छा परफॉर्मेंस दरअसल टाटा कंज्यूमर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। टाटा कंज्यूमर, ठीक है। इंडिया बिजनेस एज एक्सपेक्टेड लाइमलाइट छीन गया इंटरनेशनल बिजनेस इस कंपनी का।
अच्छे नंबर्स, कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए नंबर्स से। पर चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड, सावंत साहब देख के बताइए। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अच्छे नंबर्स, एक्सपेक्टेशन थी कि ये कुछ अच्छा ही करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही डिलीवर कर गए। आशीष जी, इसने 3 दिनों पहले ही एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस किया हुआ है और मुझे लग रहा है वॉल्यूम डिसेंट है गए 2 दिनों के। तो ये कंफर्टेबली जो स्विंग हाई बने हुए थे 925 के, वहां तक जा सकता है। मेरे हिसाब से आपको 885 885 इस लेवल पे स्पॉट में स्टॉप लॉस रखना है, और ये जब तक इंटैक्ट है आप कंफर्टेबली 925 930 के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। ये हो गई भाई सारी निफ्टी की कंपनीज का वर्ड। अब एक काम करते हैं, बचे हुए सारे वायदा, बचे हुए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब वायदा में भी हुए होती हैं, लेकिन निफ्टी 50 क्लासिफाइड है। एफएनओ के बाकी के 4 नंबर्स आए मेरे ख्याल से बाजार बंद होने के बाद। हजदा कौन कौन से और कैसे रहे? जेएसपीएल के साथ शुरुआत करते हैं आशीष। प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर 1390 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया है, 6 गुना की ग्रोथ है। एक्सपेक्टेशन थी 1100 करोड़ के आंकड़े की, तो वहां पर एक परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन जो आप रेवेन्यू देखेंगे 9% घट कर आया है, और यहां पर एक दिक्कत हुई है कि स्टैंडअलोन एबिटा में दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। ये इनफैक्ट अनुमान पर खरा नहीं उतरा, तो वहीं से क्लियरली प्रेशर माउंट होता दिखाई दिया। एबिटा ग्रोथ 18% के आसपास की है, वो भी एक रफ मिस है। और मार्जिन्स भी हमने देखा है थोड़े से 19% के आसपास आए हैं। लेकिन रियलाइजेशंस आप देखिएगा ईयर ऑन ईयर 8% घटे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% तक की गिरावट बनती हुई दिखाई दी है। और यही इनफैक्ट एक डेटा पॉइंट है जो शायद स्टॉक पर एक ओवरहैंग और आगे आने वाले क्वार्टर्स पर एक ओवरहैंग डाल रहा है। तो ये जेएसपीएल के आंकड़े। बिरला सॉफ्ट का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। बिरला सॉफ्ट की केस में स्टॉक वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा था कल परसों तक। मुनाफा 26% बढ़कर 145 करोड़ पर आया। रेवेन्यू में 4% तक की ग्रोथ, 1310 करोड़ का ये फिगर है। इबिटा 8% बढ़ा है। मार्जिन आप देखिएगा कंपनी बेहतर कर पाई है 14.2%। और ब्रोकरेजेस को भी दरअसल ये प्रदर्शन पसंद आ रहा है, खासतौर से नए सीईओ की जो स्ट्रैटेजी है वो काम कर रही है, उसमें क्लियर कट वो इंडिकेशन मिल रहा है। अब आते हैं नवीन फ्लोरिन पर। नवीन फ्लोरिन के केस में 81 करोड़ के मुनाफे का अनुमान था, कंपनी ने डिलीवर किया है 60-61 करोड़, तो बड़ा मिस है। रेवेन्यू 472 करोड़ पर आया, एक्सपेक्टेशन 539 करोड़ की थी, तो वहां पर भी एक मिस है। इबिटा 137 करोड़ के अनुमान के सामने 98 करोड़ पर आकर रुक गया। मार्जिन्स में दबाव है, 22.4% से घटकर 20.9% पर आते हुए दिखाई दिए हैं। एक्सपेक्टेशन थी मार्जिन शायद बेहतर होंगे, 25% के मार्जिन का अनुमान था। अब पेन कहां से आया है? दरअसल 100 करोड़ के बिजनेस में डीले आता हुआ दिखाई दिया, जो Q3 में होपफुली कंपनी कैचअप कर पाएगी, ये कमेंट्री में आया है। नए मॉलिक्यूल्स की डिमांड अभी भी अच्छी है, ये कंपनी कह रही है। प्रोजेक्ट्स एज पर शेड्यूल रन कर रहे हैं और ऑर्डर बुक को लेकर कंपनी कॉन्फिडेंट है। लेकिन इस क्वार्टर में हमने देखा है जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर खरी नहीं उतरी है और वहां पर कुछ मिस देखने को मिला है। मैक्स फाइनेंशियल आपके रेडार पर लेकर आएंगे। एनुअल प्रीमियम अर्न में 39% तक की ग्रोथ है, 1653 करोड़ का वो फिगर। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में आप ध्यान दीजिएगा, 12% का इजाफा, 416 करोड़ का यह आंकड़ा आया है। हालांकि वीएनबी मार्जिन्स पर दबाव है, लगभग 610 बेसिस पॉइंट का दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। और ये मार्जिन्स पर दबाव इसीलिए आया है कि यहाँ पर पार का जो बिजनेस है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, उसका एक्सपोजर ज्यादा है, तो वो 21% से अब 17% पर आता हुआ दिखाई दिया, 17% से 21% से आता हुआ दिखाई दिया है और वो मार्जिन्स को ड्रैग कर रहा है। इक्विटी मिक्स यूलिप में बढ़ता हुआ 56% से 62% पर आया है। ओके ये है 4 वायदा बाजार के नंबर्स जिन पर रिएक्ट करना है। जेएसपीएल, बिरला सॉफ्ट, नवीन फ्लोरिन और मैक्स फाइनेंशियल। बिरला सॉफ्ट पे टॉप कॉल के तौर पे बहती साहब का बाय साइड का आइडिया हम ऑलरेडी राइट कर रहे हैं, उसको रिविजिट करने की जरूरत नहीं, वो प्लेट प्लीज रख दीजिएगा स्क्रीन पे। पर बहती साहब, जिंदल स्टील, जेएसपीएल कम नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है, क्या करूं? आशीष जी, चार्ट्स पे भी चार्ट स्ट्रक्चर भी खराब ही है, जिस हिसाब से प्रेशर कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है। पिछले 6-7 दिनों से कंटिन्यूसली इसमें सेलिंग है और स्टॉक जब से अपना 20 डेमा रीच किया है, अब हमें लग रहा है कि अपने 200 डेमा तक की ट्रेजेक्टरी कंप्लीट करेगा, जो कि 610 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो बिकवाली की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 610, जो कि एक सपोर्ट जोन है में, और जिसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 645 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट था नवीन फ्लोरिन। पहले वो एमडी सीईओ साहब का इस्तीफा देना, उसका एक नीजक तगड़ा इंपैक्ट आया, पर ये स्टॉक 3 महीने का चार्ट खोलेगा, नीजक के बाद भी आपको देखेगा किस तरह से दबाव गहराते ही चला गया और खास से डिसअपॉइंटिंग नंबर्स कल आए। धर्मेश, आप लोग ट्रैक करते हो नवीन फ्लोरिन?
खरीदोगे इस तरह की गिरावट के बाद या अभी रुकोगे? नहीं, रुकना चाहिए आशीष जी, बिकॉज इनके नंबर काफ़ी ख़राब आए हैं और प्लस जो प्रॉमिस था, जिस तरीके से मैनेजमेंट के पिछले क्वार्टर में जो कमेंट्री थी, उस हिसाब से Q2 पैन आउट नहीं हुआ है और टॉप लाइन मैनेजमेंट में काफ़ी उथल फुथल भी रहा है। सो नॉर्मली अच्छा नहीं दिखा जाता, बट ओवरऑल अगर केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, एग्रो केमिकल सेगमेंट की बात करें तो इनका मेजर जो कारोबार है वो यूरोप से होता है, वहाँ पर अभी भी दबाव चल रहा है। बीच में एक स्टेबिलिटी आई थी सितंबर के महीने में प्राइस की इंटरनेशनल मार्केट में, बट वो फिर फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है। सो मुझे नहीं लगता, और इतने गिरावट के बाद भी ये 45-46 के पीए मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है। सो महंगा है अभी भी काफ़ी ये केमिकल, एग्रो केमिकल स्पेस के हिसाब से अगर इसको देखें। एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को लेकर यूरोप में बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स आ रहे हैं जो कि इसके लिए आने वाले दिनों में 2-3 साल में वहाँ भी प्रोडक्ट बेस्ड चैलेंजेस रहेंगे। तो वेट करना चाहिए, अभी इसको और गिरने दे थोड़ा, फिर देखते हैं जब क्लैरिटी नंबर सुधरेंगे तब देखेंगे। एमडी सीईओ साहब के इस्तीफे का तो इम्पैक्ट शायद आना है, तो बाद में आना है, नतीजे ऑलरेडी कमजोर होने शुरू हो गए हैं, तो थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे, इस समय एक्यूमुलेट नहीं करेंगे। बाकी के सारे रिजल्ट्स वो कैश वाले, गुड बैड अगली, हर्षदा जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, कौन कौन से, कहाँ नजर रखूं? एक्चुअली बहुत सारे हैं, तो स्टार हेल्थ से शुरुआत करते हैं। वीक सेट है तो प्रेशर देखने को मिल सकता है। नेट प्रीमियम अर्न भले ही 15% बढ़ा हो, लेकिन कंबाइंड रेशो का आंकड़ा देखिए, कॉनकॉल में जो हाइलाइट्स निकल कर आए हैं, नंबर्स दबाव में ही दिखाई दे रहे हैं। एमआरपीएल के केस में जैसे चेन्नई पेट्रो का हाल था, एमआरपीएल ने भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। प्रॉफिटेबिलिटी और एबिटा लेवल पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। मदरसन वायरिंग आप रेडार पर रखिएगा, मुनाफे में अच्छा इजाफा, रेवेन्यू, एबिटा सब में अच्छी खासी ग्रोथ है, मार्जिन्स भी अच्छे खासे उभर कर आए हैं, तो एक अच्छी कैटेगरी का आंकड़ा। डीसीबी के केस में नतीजे अच्छे हैं, लेकिन इनकी एसेट क्वालिटी पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। ग्रॉस एनपीए बढ़ा है, 3.36% पर आया है। नेट एनपीए में भी कुछ इजाफा देखने को मिला, वरना बिजनेस मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल रहा है एडवांसेस और डिपॉजिट्स के लिहाज से, लेकिन एसेट क्वालिटी की चिंता है। सी इन्फो सिस्टम्स डिसेंट परफॉर्मेंस है कंपनी का। मैनकाइंड का परफॉर्मेंस अच्छा है, अमर राजा का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ये भी कुछ स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे। चलिए रखिए इनको रेडार पर, बाकी के स्टॉक्स से न्यूज। आज इथॉस रेडार पर रखेंगे, जहां पर QIP लॉन्च होने की खबरें कल ही हम ब्रेक कर रहे थे। 150 करोड़ का QIP कंपनी दरअसल लॉन्च करती हुई दिखाई देगी। 5% के डिस्काउंट पर ये इशू आएगा। लार्जली फंड एक्सपेंशन और कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कंपनी QIP के जरिए फंड रेज कर रही है। विंडफॉल टैक्स डोमेस्टिक क्रूड पर सरकार ने बढ़ा दिया है, 750 रुपए प्रति टन। अब जो नया फिगर है डोमेस्टिक क्रूड पर 9800 रुपए प्रति टन है, तो आप इन स्टॉक्स पर नजर रखेंगे। लुपिन के लिए अच्छी खबर है, इनफैक्ट EIR इनको मिला है US FDA से। मंडीदीप यूनिट 2 मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंस्पेक्शन अगस्त में हुआ था। अब क्लियरली नो एक्शन इनिशिएटेड इनको मिल गया है, कुछ वॉलंटरी एक्शन कंपनी को लेना पड़ेगा, राहत की बात है। और अब यूनिट 1 मंडीदीप की और तारापुर API यूनिट के लिए भी कुछ इश्यूज पेंडिंग है, वहां पर देखते हैं कब तक क्लैरिटी आती है। मैंगनीज ओर ने अपने फेरो ग्रेड ऑफ ओर के दामों में कुछ कटौती की है, करीब 2% तक का वो प्राइस कट लेकर आए हैं, तो वो स्टॉक भी दरअसल रेडार पर रहेगा। ओके, रखिए इन तमाम कंपनीज को अपने रेडार पे। ल्यूपिन, सतपुते साहब चार्ट्स पे कैसा, खबर अच्छी। मंडीदीप भोपाल के पास जो यूनिट है उसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्लीन चिट मिल गई है। आशीष जी देखिए, अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि ये 50 DMA और इसके 10-20 DMA के बीच में फंस गया है। तो अगर 50 DMA की बात करें तो 1120 ये इसका सपोर्ट होगा, और 10-20 DMA इसका जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस जोन है, वो है करीबन 1150। तो जैसे कि आपने कहा न्यूज पॉजिटिव है, तो अगर आज ये 1150 के ऊपर खुलता है तो मुझे लगता है यहाँ पे एक तेज शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी। इन दैट केस जो टारगेट होगा वो कम से कम 50 रुपीज अपसाइड का है ना, 1200 प्लस का टारगेट होगा। सो इट्स अ बाय अबव 1150, स्टॉप लॉस 1130। ओके, ये कहानी है भाई ल्यूपिन को लेकर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज से अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस जो बढ़ाने का ऐलान किया था, आज से इफेक्टिव हो जाएंगे, जिस पर हमने बहुत बढ़िया चर्चा करी थी और स्टॉक क्या री-रेट हुआ था। एक काम करें, BSE का चार्ट चेक। गाबा सर, नहीं गाबा सर को पता नहीं मिलेगा नहीं BSE आ रहा है क्या, आपकी फीड आती है क्या BSE के चार्ट की? सिर्फ BSE आती है, NSE नहीं आती। हाँ, तो नहीं BSE लिमिटेड का स्टॉक दिख रहा है आपको क्या? मेरे पास नहीं आता,
बीएससी ट्रेडिंग होता है एनएससी पर, वो मेरे पास फीड नहीं आता, तो आई स्किप इट। क्योंकि तो बीएससी का स्टॉक तो एनएससी पे लिस्टेड है, हाँ। अपने को मिलेगा मतलब। बीएससी का फीड नहीं आता। नहीं गाबा सर, हाँ जी। बीएससी का फीड नहीं, बीएससी का स्टॉक एनएससी पर लिस्टेड है, तो एनएससी की फीड मिलती होगी, तो बीएससी का चार्ट देखने को बोल रहे हैं आशीष। नहीं बिल्कुल है, और मेरे पास बीएससी का फीड आता है, और बीएससी अच्छा, जो अच्छा। स्टॉक है वो सिर्फ एनएससी पर लिस्टेड है, उसका मेरे पास हाँ, नहीं अब हम आता। उल्टा समझ रहे थे। ओके हाँ। ओके ओके, कोई ना। तो आपके लिए एक और होमवर्क, डिक्सन टेक्नोलॉजीज गाबा सर, बिल्कुल। ये पिटने के बाद कैसा प्लेस्ड है, क्योंकि आज से वो इंपोर्ट इशू जो सख्ती कर दी गई है ना लैपटॉप्स पे, पर्सनल कंप्यूटर्स पे, आज से इफेक्टिव हो रही है। डिक्सन के लिए कहा जा रहा था अच्छी खबर है। वेल लेकिन है तो वीक डिक्सन, हाँ, इतनी बात है तो वीक। अब भी चाहे कुछ भी हो, न्यूज कुछ भी हो, लेकिन है वीक। ट्रेड कर रहा है 5090 के 98 के आसपास। सिर्फ 5000 डिक्सन पर लगाना चाहिए स्टॉप 5160 का, तो मेरे ख्याल से वीकनेस है। पॉसिबल है कि 5000 4900 ये एक जोन है, वहां तक फ्लैट होने की संभावना है। शायद न्यूज के रूमर में बढ़ गया होगा, न्यूज आ गई तो मेरे ख्याल से वीकनेस, लेकिन है वीक डिक्सन। ओके। अच्छा, बीएससी रह ही गया है तो सावंत साहब आप देख डालो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी लिमिटेड। आशीष जी, ये स्टॉक वन ऑफ माय फेवरेट्स रहा है, बट अभी टू स्ट्रेस्ड है, काफी स्ट्रेस्ड है। तो इस लेवल पे मैं फ्रेश बाइंग रेकमेंड नहीं करूंगा। मेरी सलाह ये होगी कि यहाँ पे ट्रेल करना चाहिए। ट्रेल किससे करना चाहिए? तो करीबन 1865 कल की क्लोजिंग है, मेरे हिसाब से 1810 ये आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। थोड़ा डीप भी रखना चाहे 1780 भी रख सकते हैं, क्योंकि अच्छे मूव्स दे रहा है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आप ट्रेल करके बने रहिए, बट फ्रेश बाय के लिए एक अच्छी खासी डिप आना बहुत जरूरी है। इस लेवल पे फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए। फ्रेश एंट्री नहीं करनी है। आज ब्लू जेट हेल्थ केयर नाम की कंपनी की लिस्टिंग की भी हम कर रहे हैं तैयारी। मुनाफे की तैयारी समेट दी जाए, शुरुआत करेंगे अब पहला सौदा की। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।